हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलिए, वेलकम टू द PYQ series। PYQ series मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज। दैट एवरीवन नोज दैट ये जो PYQ सीरीज होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज सभी लोग बिफोर द एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखते हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2019 का CBSE का बोर्ड पेपर। अब इस साल हुआ क्या था कि इस साल आए थे 5 सेट्स टोटल, मतलब सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, जिनकी जो नेमिंग की गई थी वो 55 सेट में ही की गई थी। 55-1, ठीक है, 55-2, 55-3, 55-4, 55-5, ठीक है। अब यहाँ पर उन सारे ही सेट्स के खुद के 3 सबसेट भी थे। लाइक फर्स्ट सेट के 3 सबसेट और थे, तो उनकी नेमिंग थी 55-1-1, 55-1-2। तो यहां पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट 1 के जितने भी सबसेट थे उनके भी क्वेश्चंस, और सेट 1 के तो है ही, तो उसके जो 2 डिफरेंट सेट थे उनके भी जितने डिफरेंट क्वेश्चंस थे उनको हम आज इंक्लूड करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सेट 2 के सारे क्वेश्चंस सेम ईयर के ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए और अभी से बिल्कुल इतना पेशेंटली करना है 2019 का पेपर, क्योंकि इतने सारे सेट्स है, तो सोचो कितने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के। और यहाँ पर इस साल से आपके जो सेक्शन जो पहले 18 तक 5 थे, अब वो डिडक्ट होके हो जाएंगे 4 सेक्शन, जिसमें से सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन, सेक्शन बी में आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन सी में आएंगे आपके 3 मार्क्स के, एंड सेक्शन 4 में आएंगे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर थोड़े बढ़ गए थे, थोड़े से क्या, एक क्वेश्चन बढ़ा दिया गया था, और इस साल से हो गए थे टोटल 27 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए आज के लेक्चर के लिए, तो गेट सेट रेडी। अब जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, क्या मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा ही पेपर मिलते ही हमको एकदम भड़बड़ाना नहीं है, हमको पहले उस पेपर का एनालिसिस कर लेना है कि कितने सेक्शंस में से कितने क्वेश्चंस हैं जिनके लेकर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। तो उनको आप पहले सॉल्व करने का ट्राई करिए, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। क्लियर? तो इसीलिए पहले हम पूरे पेपर को एनालिसिस करोगे आप लोग। मेरे पास तो पेपर नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं, तो मैं तो यहाँ पे एनालिसिस नहीं करूंगी, लेकिन ये आपको एक टिप दी जा रही है। एंड अपने क्वेश्चंस को उतना ही लिखना है जितना यहाँ पर मार्क्स में पूछा गया है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ये नहीं है कि अगर आपको लिखे जा रहे हो टाइम वेस्ट हो रहा है ना यार, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको 1 मार्क के अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन लिखना है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 1, एंड ये सेट 1 के अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो बोला गया है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो ये रहा भैया हमारा -q, ठीक है। उन्होंने बोला इसको हमने रख दिया है एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट पर। अब यहाँ पर जब हमने चैप्टर की रीडिंग करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले चैप्टर की, तो वहां पर हमने देखा था कि बहुत सारे तरीके से हम चार्ज को अनकंडक्टिंग प्लेट्स पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक अनकंडक्टिंग प्लेट है, इसके हमने -q चार्जेस रखा है, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा उसके लिए ना मैं आपको बता देती हूँ। हम जानते क्या है कि अगर -q रहता है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो हमेशा ही इनवर्ड रहती है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो गई तो बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो इसके फ्रंट प्लेट पर आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से ही ओरिजिनेट होती है, एंड इधर आएगा नेगेटिव। ठीक है, तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो पाएगी, तो वही मैं कर रही हूं। ठीक है, आप वहां पर बस ये डायग्राम बना दोगे और आपके 1 मार्क जो है ना वो लॉक हो जाएंगे। ठीक है, बात हो गई क्लियर। तो हमने यहाँ पर बता दिया एक पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, हमने पैटर्न बना दिया कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा ही इनवर्ट होती है, और यहीं पर आप क्वेश्चन घुमा देता पॉजिटिव चार्ज करता तो उसकी आउटवर्ड की तरफ होगी, तो यहाँ से वो निकलेगी, मतलब यहाँ पर नेगेटिव
पीछे वाली तरफ में आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द सेट 1 ऑफ द सीबीएसई बोर्ड पेपर 2019। ठीक है, इसमें बोला गया है कि हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये मोबिलिटी भैया क्या, म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor is doubled keeping the length and temperature of the conductor constant। ठीक है, अब मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है दैट म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। व्हाट इज वीडी, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, नहीं होता है ना, ये क्या होते हैं हमारी, ये होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इस फॉर्मूले को देख के भी बोल सकती हूँ कि कहीं पर भी मेरा इसका पोटेंशियल डिफरेंस से तो कोई रिलेशन नहीं है ना, तो कोई मतलब ही नहीं, तो चेंज ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि मान लो अगर वीडी के फॉर्मूले में कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, तो वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, वीडी का फॉर्मूला होता है ई अपॉन एम टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज दिस टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। क्या ये टॉर्क है, नहीं है, ये क्या है हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इज एवरीबॉडी नोज दैट इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसको भी इस फॉर्मूले में अगर इस तरीके से भी डिनोट पुट करते हो मोबिलिटी के फॉर्मूले में, तब भी कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, सिंस मोबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है किसकी, इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं पीडी के नाम से कह सकती हूं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डज नॉट चेंज। चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा लो चाहे घटा लो, कुछ भी करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय द वी। तो आप कुछ भी करो, वो तो अपना आराम से रिलैक्स करेगा। ठीक है, आपका आंसर हो गया डज नॉट चेंज। आप इतना ही लिखोगे, यहाँ पर कैसे लिख दोगे, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर डज नॉट चेंज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। कोई भी मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला है, और वहां पे लिख दोगे ये फॉर्मूला, पूरे 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे वहां पर। तो चलिए आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू सेट 1। अब इसमें पूछा गया है कि डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमने पढ़ा था, जब आपने वन शॉट वीडियो में पढ़ा हो, चाहे आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पढ़ा हो, तो अब आपने वहां पर क्या देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या हो रहा था कि जब भी कोई लाइट आ रही थी एक मेटल पर, एक मेटल प्लेट पर अगर कोई लाइट आती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, यही पढ़ा था। एंड जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उन इलेक्ट्रॉन्स को उन प्लेट से निकालने के लिए, उसको वही एनर्जी को क्या कह दोगे, जितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कॉज द इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये हमारी मेटल प्लेट है, यहां पर एक लाइट आ रही है हमारी 5 हर्ट्ज की और एक लाइट आ रही है हमारी 10 हर्ट्ज की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसलिए हमने क्या रखी है, यूनिट हर्ट्ज की है। मान लेते हैं इस 5 हर्ट्ज पर यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते हैं। अब जैसे ही 10 हर्ट्ज की जब लाइट यहां पर आई तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, तो हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये 10 हर्ट्ज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर 10 हर्ट्ज कैसा हो जाएगा हमारा, किस तरीके से बिहेव करेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बन जाएगा ये। ठीक है, बात समझ गई, सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन ही लिखनी है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको याद है फॉर्मूले में एच न्यू नॉट आता है एक जगह पर, तो वही थी हमारी वो जो न्यू नॉट है ना, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो चलो इतना आपको लिखना है, आंसर भी लिखा मिला है, यहीं पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अब मूव करेंगे नेक्स्ट 1 पर। तो चलिए बात करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में आया था और पार्ट में ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब जब इंटेंसिटी की बात हो रही है तो इंटेंसिटी का यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि एज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट और रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कितनी फोटॉन्स की एनर्जी जो है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने इंसिडेंट हो रहे हैं वहां पर, या फिर आप कह सकते हो जितनी एनर्जी आ रही है लाइट की प्लेट के ऊपर, उसके पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और कई जगह पर हमने आई का फॉर्मूला ये भी पढ़ा है कि पावर अपॉन एरिया, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया कह लो, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दी है, आपको इतना ही लिखना है। और यहीं पर आपको, अगर कुछ बच्चे इसको करते हैं ये और वाले पोर्शन को, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट वन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम ऑफ पोलराइजिंग एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, पोलराइजिंग एंगल आपको गिवन है विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, और आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट आपको निकालना है, दैट इज v आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, अब मुझे ये बताओ, ये आईपी जो है इसका कहीं कुछ फॉर्मूला याद है पोलराइजिंग एंगल का, जिसको हम किस नाम से और जानते थे, ब्रूस्टर एंगल के नाम से जानते थे। तो हमने देखा था वहां पर एक ब्रूस्टर लॉ जो कहता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द 10 आईपी। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 10 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3। व्हाट इज दिस, दिस इज म्यू। ओके, अब नाउ यू कैन टेल मी कि क्या, मुझे बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था? तो पढ़ा था, क्या था वो फॉर्मूला, दैट म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये फॉर्मूला पढ़ा है, रिलेशन है ना। ये v क्या है यहाँ पर, ये v है स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम एंड व्हाट इज द सी सभी जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। और व्हाट इज म्यू, म्यू इज दिस वन, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ फ्रॉम हियर अगर मैं इस v को इधर ले जाऊं और यहाँ पर हो जाएगा c अपॉन म्यू, सो दिस इज 3 × 10⁸ 8, यही वैल्यू होती है ना c की। एंड म्यू क्या हो जाएगा मेरा, 1/√3। अब यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ √3 विच इज इक्वल टू 3√3 × 10⁸। अब चाहो तो यहाँ पर इतना भी छोड़ सकते हो, बस आपको यूनिट लगानी होगी मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको आप सॉल्व करते हो √3 की वैल्यू पुट करते हो तो वो निकल कर आएगी 5.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहीं पर अगर आप इसको फिनिश करोगे, फटाफट से सॉल्व करोगे विद द नीट एंड क्लीन। अब ये नहीं कि बिल्कुल सारे जितने भी आपने वर्ड्स लिखे हैं उनको बिल्कुल पास में लिख दो, तो ऐसे नहीं करना है, हमको सब चीजें थोड़ी दूर दूर करके लिखना है एंड, ताकि मैं सामने वाले को ना विजिबल अच्छे से हो। जो भी आपका फाइनल आंसर है, आपका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आपको एक ब्लॉक में डालना है। तो क्या होता है, सामने वाला एकदम देखेगा, अच्छा चलो ये फॉर्मूला यूज हुआ है, मतलब सही बात, सही जा रहे हो। फिर अच्छा ये आंसर आया है, अच्छा सही है ये आंसर। सो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग इट इज। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हम अपने फाइनल आंसर को एक ब्लॉक में लिखेंगे, फिर आप अपना कंक्लूड कर दोगे। हैंस द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज दिस वन। क्लियर, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब आप कहोगे मैम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। तो अब देखते हैं डायरेक्टली 6 नंबर, जिसमें बोला गया है कि 2 बल्ब्स की रेटिंग हमको दी है ये, इफ दे आर कनेक्टेड, फर्स्ट कनेक्टेड है सीरीज में, पहले आप उनको सीरीज में कनेक्ट करके देखो, फिर पैरेलल में कनेक्ट करके देखो, अक्रॉस द सप्लाई V, फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द 2 कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ अ P1 एंड P2। ओके, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पावर डिसिपेशन निकला है। मार्क्स यहाँ पे 2 मार्क्स का है, मतलब अगर सीरीज वाला सॉल्व करोगे तो 1 मार्क, पैरेलल वाला सॉल्व करोगे तब 1 मार्क। टोटल मिला कितने मार्क्स हो जाएंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो हम पहले ले लेते हैं सीरीज कनेक्शन के लिए। तो बल्ब हमारा कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा सीरीज में, एक सप्लाई के अक्रॉस, जिसको हम नाम दे दिया है V, दिया हुआ है। इसकी रेटिंग है P1 एंड V और इसकी रेटिंग है P2V। अब मान लेते हैं कि इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस होगी R1, इस बल्ब की होगी R2। तो आप कैसे स्टार्टिंग करोगे, लेट द रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट बल्ब इज R1 एंड सेकेंड बल्ब इज R2। ठीक है, अब अगर हम देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस और यू कैन से इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू
R is equal to R1 plus R2, where R1 is the resistance for the first bulb and R2 is the resistance for the second bulb. ठीक है, यहां तक बात हो गई. और also we know power dissipation is equal to P is equal to V square upon R. From here you can see R is equal to V square upon P. क्यों मैंने ऐसे करा है? क्योंकि मुझे जो अपना आंसर निकालना है वो मुझे P1 एंड P2 के टर्म्स में निकालना है, और मेरे पास अगर यहाँ पर कुछ चीज हो सकती है तो वो R से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने निकाला. अब V क्या होगा? सिंस V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, सप्लाई वोल्टेज सेम है हमारी, तो यहां से अगर देखो तो व्हाट इज R1 हो जाएगा मेरा V स्क्वायर अपॉन P1 फॉर दिस बल्ब. ये बल्ब की बात हो गई. R2 क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन P2. एंड इफ वी आर गोइंग टू दिस वन, अगर इसमें हम देखें, इसको हम देखने वाले हैं, तो R की जगह पर क्या आएगा? V स्क्वायर अपॉन P. व्हाट इज R1 की जगह पर? V स्क्वायर अपॉन P1, V स्क्वायर अपॉन P2. यहां से सब V स्क्वायर बाहर निकाल लो, कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ योर आंसर पावर डिसिपेशन का हो जाएगा 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द पावर डिसिपेशन इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू बल्ब इज दिस वन, जिसको आप एक ब्लॉक में रख दोगे, और यहां पर आप चाहो तो अपनी यूनिट भी लिख सकते हो, दैट इज व्हाट. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. तो यहां पर आपको मिलेगा कितने मार्क्स? 1 मार्क. अब सेकंड की बात करते हैं. सेकंड में क्या करना है? अब अपने बल्ब को आपको पैरेलल में रखना है. तो मैंने यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करा है फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ यू कैन से लेट द रेजिस्टेंस फॉर दिस वन इज R1, दिस वन इज R2. ठीक है, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. सो दिस इज योर टोटल रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. एंड आपको फॉर्मूला पता ही है पावर डिसिपेशन का, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R. फ्रॉम हियर R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P. एंड इधर पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे? यहाँ पर भी ये जो वैल्यूज है यहाँ पर आप पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में. तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या होगी? V स्क्वायर अपॉन P1. व्हाट इज R2? V स्क्वायर अपॉन P2. ठीक है, V क्यों सेम रखा है हमने? क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें कितनी रेटिंग दी है दोनों की? VV दी हुई है. ठीक है, यहां पर पुट कर देते हैं. तो 1 अपॉन V स्क्वायर अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन V स्क्वायर अपॉन P2. क्लियर? यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा P अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन P1 अपॉन V स्क्वायर प्लस P2 अपॉन V स्क्वायर. यहां से 1 अपॉन V स्क्वायर आप बाहर निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा LHS एंड RHS में. देन यू कैन से P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन करना क्या है कि यहाँ से मान लो अगर मैंने ये 1 अपॉन V स्क्वायर बाहर निकाल लिया, P इज इक्वल टू 1 अपॉन V स्क्वायर कॉमन है, P1 प्लस P2, ये हो गया ना कैंसिल. इस तरीके से ही करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी आ गई है पावर डिसिपेटेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. आपको इन्हीं टर्म्स में अपना आंसर चाहिए था इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2. तो हेंस वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू द डिफरेंट वन. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें पूछा गया है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्यू कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. सो दिस इज योर μ2 एंड व्हेन इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 टू हैव अ पावर ऑफ अ -5 डायोप्टर. तो यहाँ पर बात हो रही है इक्यू कॉन्केव लेंस की, तो वो कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, इसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो यहाँ पर जो फेस कर रहा है कर्व, आपका जो इस तरीके का कर्व है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो नेगेटिव होगा. दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू -R. और इधर जो कर्व फेस कर रहा है जो इस तरीके से रखा है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा R2 इज इक्वल टू +R अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन.
ठीक है, आपके पास μ1 एंड μ2 गिवन है एंड आपके पास पावर दी गई है, तो पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन सभी जानते हैं, दैट इज 1/f। एंड यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कैलकुलेट करना है, वेयर r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, सब जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर जो r होता है वो हमारा सेंटीमीटर में होता है और पावर हमारी डायोप्टर में आती है जब हम इसको मीटर में ले रहे होते हैं 1/f को। सेंटीमीटर में चाहिए तो 100/f। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम इस केस के लिए। अब यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो हम यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 minus 1/r2, where mu is the refractive index and what is mu? Mu is equal to μ2/μ1। ये इस तरीके से बन जाएगा फॉर्मूला आपका। यहाँ पर आपके पास सारी चीजें गिवन है। μ2 कितना है 1.5, व्हाट इज μ1 1.4 माइनस 1 माइनस r माइनस 1/r, ये हो जाएगा 0.1/1.4 मल्टीप्लाई माइनस 2/r, दिस इज 1/f। यहां से देखोगे पॉइंट से पॉइंट गया, ये आएगा 7, दैट इज माइनस 1/7r। एंड यहां से अगर हम देखें P हमारे पास गिवन है -5 डायोप्टर, तो यहां से आपका F इज इक्वल टू 100/-5, दैट इज -20 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस? दिस इज योर फोकल लेंथ। एंड इफ यू आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आएगा -1/20 इज इक्वल टू -1/7r। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपका आप कह दोगे 7r इज इक्वल टू 20 और r इज इक्वल टू 20/7 विच इज इक्वल टू द 2.86 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर का। सिर्फ आपको 3 चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। फर्स्ट वन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पावर एंड फोकल लेंथ। सेकेंड वन, you have to remember the units की क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, जब आप फाइंड करें तब तो सेंटीमीटर में आना चाहिए। थर्ड वन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। एंड फोर्थ वन भी हो सकता है कि आपको लेंस मेकर फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। अब अगर ये नहीं पता है तो सब चीज आ भी गई, तो पता ही नहीं है करना क्या है तो करोगे कैसे, है ना। ये जब पूरा सॉल्व कर लोगे तभी आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड आपने सब चीज़ें बताओगे कि क्या आपने अज्यूम करा है, किसको रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 क्या है बता दोगे। उसके बाद अपना मेन आंसर को ब्लॉक में डाल के आगे बढ़ जाना। चलो हम भी बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 7 की, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो हमने लिया है ये आया था 7th क्वेश्चन के और पार्ट में। इसमें बोला गया है कि एक जो ग्लास प्रिज्म है दैट इज इक्विलेटरल हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इन एयर। Calculate the angle of minimum deviation of the prism when kept in a medium of a refractive index, this one. What is 4√2/5 and this is your refractive index for the prism. ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से वो कैलकुलेट करना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, दैट इज दिस वन, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, यही होता है। ठीक है, अब यहां पर ये म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2। अब कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि ग्लास प्रिज्म है तो उसका जो ये वाला एंगल जिसको हम एंगल ए कहते हैं ये कितना होता है, 60 डिग्री होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे ही
एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो वो हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 अपॉन 2 दैट इज साइन 30 डिग्री। ठीक, म्यू प्रिज्म कितना दिया है 1.6, व्हाट इज म्यू मीडियम दैट इज 4√2 अपॉन 5 एंड हियर साइन 60 प्लस ए डेल्टा एम अपॉन 2 और यहाँ पर है साइन 30 डिग्री दैट मीन्स 1/2। ठीक है, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई वे में लिखें तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 5/4√2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ये हो जाएगा, यहाँ से हटाओ, ये आ गया 10, ये हो गया 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पर हो क्या गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1/√2 विच इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। अब मुझे ये बताओ कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब हम यहाँ पर भी इसको भी साइन की टर्म में लिख लें, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 से यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/√2 is equal to 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू द 45 डिग्री 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम, इसका मल्टीप्लाई कर दिए। डेल्टा एम इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू द 30 डिग्री। सो व्हाट इज योर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। तो आप लिख दोगे हेंस द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज 30 डिग्री व्हेन इट इज कैप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस एंड दिस। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, सब कुछ मेंशन करते हुए चलना है कि हम किस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला लिखोगे, फिर ये इक्वल ट्रायंगल वाला ये बनाओगे जहां पर ए जो है वो 60 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल में सारे ही एंगल 60 डिग्री के होते हैं। फिर आप बताओगे ये फॉर्मूला यूज करने में हम कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सारी चीजें बताने के बाद अपना मेन आंसर को ब्लॉक में डाल के लॉक करके नेक्स्ट पर मूव कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोला क्या है कि एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन ऑफ द सेम काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन पार्टिकल, आर इन टर्न अलाउड टू पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड मोशन के परपेंडिकुलर आती है तो वो एक ट्रेस करते हैं सर्कुलर पाथ। नाउ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ, मतलब रेडियाई आपको निकालिए, आर अल्फा अपॉन आर प्रोटॉन का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। आपके पास गिवन है ये। अब इसके अलावा जो हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड प्रोटॉन पार्टिकल, दैट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू द 4 times the mass of the proton particle and charge on the alpha particle is equal to the 2 times of the charge of प्रोटॉन पार्टिकल। सब जानते हैं। अब जब इसमें बात हो रही है रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ की, तो रेडियाई क्या होती है सर्कुलर पाथ की, दैट आर इज इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी, वेयर इज m ऑफ द मास, v is the velocity, q is the charge, v is the magnetic field। अब यहाँ पर हमें रिलेशन चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा, क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ से अगर इसको आप देखते हो तो यहाँ से हमारा रिलेशन आता है r का, दैट इज √2mk अपॉन QB। अब यहाँ से V की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखोगे तो आपको यही मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रेडियाई है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द
अंडर रूट एम अपॉन क्यू, क्योंकि तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, मास एंड चार्ज। तो आर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मास एंड चार्ज। अब यहाँ पर दो पार्टिकल है, तो आर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अंडर रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन क्यू ऑफ अल्फा। Also R of proton particle is equal to the mass of proton upon charge of proton। अब इन दोनों का रेशियो की बात हो रही है, तो R अल्फा अपॉन आर पी इज इक्वल टू द अंडर रूट एम अल्फा अपॉन क्यू अल्फा अपॉन अंडर रूट एम पी अपॉन क्यू पी। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अंडर रूट एम अल्फा अपॉन क्यू अल्फा मल्टीप्लाई क्यू पी अपॉन अंडर रूट एम पी। ठीक है, एंड नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ एम अल्फा इन टर्म्स ऑफ एम पी, तो यहां पर पुट कर सकते हैं, दैट इज 4 एम पी अपॉन क्यू अल्फा मल्टीप्लाई क्यू पी अपॉन अंडर रूट एम पी। दिस इज नॉट अ एम पी मध्य प्रदेश, दिस इज अ मास ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो अंडर रूट एम पी कटेगा, क्या बचेगा, अंडर रूट 4 बचेगा मल्टीप्लाई क्यू पी अपॉन क्यू अल्फा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द क्यू अल्फा एंड क्यू पी, तो आप कहोगे ये तो हो गया 2 मल्टीप्लाई क्यू पी अपॉन 2 क्यू पी फ्रॉम हेयर, तो ये QP से QP कैंसिल हो गया, 2 से 2 हो गया, 1/1। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द रेडियाई of alpha particle and proton particle is 1:1। निकल कर आ गया। आप यहाँ पर पूरा अपना आंसर कंक्लूड कर दोगे, सॉल्व कर दोगे और बता दोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें बोला गया है कि स्टेट बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आई थिंक ये तो ना बोर्ड CBSE वालों का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है कि हर 1-2 साल में ये क्वेश्चन आता ही है घुमा फिरा के वर्डिंग करके, तो ये सबका आंसर इसको पता ही होगा। देन कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट wavelength of the bracket series and state to which part of the electromagnetic spectrum does it belong। ठीक है, उससे पहले अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको इतना स्टेट करने के लिए मिलेगा हाफ मार्क, कैलकुलेशन के लिए 1, देन आप ये बताओगे किस मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, तो आपको हाफ मार्क, टोटल मिला के हो जाएंगे 2 मार्क्स। अगर बोर क्वांटाइजेशन ऑफ कंडीशन बतानी है एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, सबको पता है, उसको लिख दोगे आप L इज इक्वल टू NH/2π, तो ये तो आप लिख ही लोगे, आई एम वेरी श्योर। तो यहाँ पर आपको हाफ मार्क तो मिल गया। अब बात करें आपको क्या कैलकुलेट करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए जो रिडबर्ग फॉर्मूला होता है दैट इज 1/λ इज इक्वल टू R 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ब्रैकेट सीरीज। तो 4 से नीचे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें इस n की, तो जब यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है। और ये जो लैम्डा ये तब मिनिमम होगा जब ये जो आपका n है ना उसकी वैल्यू ना बिल्कुल मैक्सिमम हो जाए। तो जब n की वैल्यू मैक्सिमम हो तब आपका लैम्डा क्या होगा, मिनिमम। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। तो आप यहाँ पर पुट करोगे n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तब आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू R 1/4 स्क्वायर माइनस 1/infinity। अब स्क्वायर को क्या इन्फिनिटी ही आएगा। व्हाट इज R? R इज द रिडबर्ग कांस्टेंट दैट इज 1.097 इंटू 10⁻7 और ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर। ये तो हो गया 0 तो इसको मैंने हटा ही दिया। ये हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻7/16। तो यहाँ से जो आपका लैम्डा मिनिमम है वो कैलकुलेट होकर आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर यूज करोगे अपने कैलकुलेटर का, अपनी मैथमेटिक्स स्किल्स का, और आप निकालोगे लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1.46 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो हमारा वो भी निकल आया। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कितने मिल जाएंगे, 1 नंबर आप कंक्लूड करोगे। हैंस द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज इज 1.46 इंटू 10⁻6 मीटर। अब बताना है कि ये कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करेगा। तो स्पेक्ट्रम में लाई करेगा उसको क्या पता होना चाहिए, आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। तो ये लाई करेगा आपका इंफ्रारेड रीजन में, जिसकी रेंज होती है 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। तो इस रेंज में ये आपका
वेवलेंथ लाई करेगा। तो यहाँ पर इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स बताई गई, तो अगर आपको वो याद है तो अच्छा है, नहीं तो काफी लोगों को तो पता ही होगा कि इंफ्रारेड रीजन की रेंज क्या है। क्लियर? तो उस तरीके से आप यहाँ पर भी ये मेंशन कर दोगे कि दिस इज बिलोंग टू द इंफ्रारेड रीजन एंड विच लाइज फ्रॉम 700 नैनोमीटर टू 1 mm। तो यहीं पर आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स और अब टोटल मिल गए इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स। लॉक करें, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के और पार्ट में जो क्वेश्चन आया था उसको, जिसमें बोला गया है कि कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो ऑर्बिटल पीरियड मतलब T. What is T? T is equal to 2 pi r upon V, where r is the radius, V is the velocity. अब अगर यहाँ पर r की रेडियस की बात करें तो r रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, V is the velocity of the first excited state. अब r का मुझे फॉर्मूला बताओ, r क्या होता है हमारा फॉर्मूला? जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था अच्छे से आइटम्स को, वहां पर क्या आया था? कहीं पर ये फॉर्मूला देखा था दैट 0.53 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर अपॉन z मीटर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द आर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वी? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी दैट इज 2.2 इंटू 10⁻6 z अपॉन n और यूनिट लगा दी। अब इसके पूरा डेरिवेशन तो कराने का काम यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे बात करते हैं जब एक्साइटेड स्टेट की, वो भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है n इज इक्वल टू 2 पर। एक्साइटेड स्टेट की बात है, ग्राउंड स्टेट की बात नहीं कर रहा है, तो n इक्वल टू 2 पर। ठीक है, व्हाट इज Z here? Z is the atomic number, that means number of protons present in the nucleus। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम R निकालें तो R कैसे आ जाएगा? 0.53 इंटू 10⁻⁻10 since it is in the first excited state n is equal to 2 and Z for the hydrogen atom is 1 H1 1 ही होगा ना, तो ये हो गया मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर अपॉन 1 which is 0.53 into 10⁻⁻10 multiply 4 2.12 into 10⁻⁻10 meter. So this is your radius for the first excited state. ठीक है, उसकी रेडियस आपने निकाल ली। अब इसी तरीके से अगर v निकाले फॉर n इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 1, सो व्हाट इज v? v इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻6, z इज 1, n इज 2। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे ये निकल कर आएगा 1.094 इंटू 10⁻6, यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड सिंस इट इज द वेलोसिटी। ठीक है, अब आपके पास R आपको मालूम पड़ गया, V आपको मालूम पड़ गया। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पर ऑर्बिटल पीरियड निकालना है। यहाँ पर ये R किसको सिम्बलाइज कर रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस को, V भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, R कितना निकल कर आया है? 2.12 इंटू 10⁻⁻10। व्हाट इज V? V इज 1.094 इंटू 10⁻6 और यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रख दो 2 multiply 3.14 into 2.12 into 10⁻⁻10 upon 1.094 into 10⁻6। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तभी आंसर निकल कर आएगा 1.22 into 10⁻⁻15 second। So this is your final answer for the orbital period of the electron in the first excited state of hydrogen atom। ठीक है, तो आपका ये निकल आया ऑर्बिटल पीरियड, जिसकी वैल्यू हो गई है, सॉरी यूनिट हो गई है सेकंड में, और वैल्यू आपको पता ही है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या मालूम होना चाहिए था? ये R का फॉर्मूला, ये V का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? तो यहीं पर आपको मिल जाएंगे आपके 2 मार्क्स। आप इसको एंड करोगे एंड मूव करोगे नेक्स्ट 1 पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 के पहले क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए हमने उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि व्हाई इज वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाउ डज फोटोन पिक्चर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम।
ठीक है भाई। तो अगर हम वेव थ्योरी की बात करें तो वेव थ्योरी में ऐसा कहा जा रहा था कि जब भी कोई लाइट अगर इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे तो आपके इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएंगे। तो ये इसमें बोला गया था, कोई भी फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बताया था। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट आई है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भैया लाइट आई, आपका किसी भी फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ये उनका कहना था। जबकि अगर हम लोग इस फोटोन पिक्चर की बात करें तो लाइट हमारी कंसिस्ट होती है फोटोन से ना, एच न्यू, जहां पर हमने देखा था E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें इसके, तो इसने बोला था कि हमको जब भी कोई ये जो लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, यहाँ पे जो इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने की फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी यहाँ पर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये होगा, फोटोन्स या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसने इस तरीके से बताया। अब अगर बात करें वेव थ्योरी की, तो वेव थ्योरी का कहना ये था कि हम जितनी इंटेंसिटी की लाइट दे रहे हैं उतनी ही ज्यादा हमारी काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंडेंट थी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा, एक्सपेरिमेंट ये जो हुआ उन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। और क्या कहा कि जब हमारी ये जो इंटेंसिटी की जो लाइट आ रही है, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी लाइट की, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जो रिजेक्ट हो रहे हैं, दैट इज जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की दैट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, जब म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, तब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज के मैक्स विच इज इक्वल टू द एच न्यू माइनस phi naught, where phi naught is the work function, the minimum energy required to eject the electron, that is known as work function, that everyone knows, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कब आपकी मैक्सिमम हुई, जब आपका ये जो म्यू है ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू अपन ने बढ़ाई। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। कहीं से भी इंटेंसिटी के बारे में तो बात नहीं हुई। तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया, और ये जो काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिलती है मैक्सिमम, ये एकदम इंस्टेंटेनियस मिलती है। तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस को भी ये वेव थ्योरी जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस पूरे जो पॉइंट्स बताए गए हैं इनको आप अपने वर्ड्स में लिख कर सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं, सब अच्छे वर्ड्स में पॉइंट्स में ही लिखेंगे पूरे सेंटेंस के साथ। यहाँ पे तो सिर्फ समझाने के लिए कुछ कुछ की पॉइंट्स बोल दिए हैं, एंड आपको फिर 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें बोला गया है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ lambda associated with a charged particle having a mass m versus 1 upon under root v, where v is the potential difference through which the particle is accelerated. How does this graph give us the information regarding the magnitude of the charge of the particle? ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड बोला है दैट इज ये पार्टिकल जो है ना वो एक्सिलरेट हो रहा है। अब अगर पार्टिकल एक्सिलरेट हो रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ mv स्क्वायर, एंड मास इज here given to you, that is m. what is v? v is the velocity, and यहाँ पर बात की गई है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो काइनेटिक एनर्जी also having a one formula, that is ke is equal to qv, where q is the charge and v is the this potential difference. तो ये qv is equal to half mv square. From here you can say that q to qv upon m is equal to v square, where v is equal to under root 2qv upon m. So this is your
फॉर्मूला फॉर द velocity of the particle. ठीक है, where this is a small v and this is a capital V is the potential difference through which the particle is accelerated. ठीक है, चलो ये आ गया. Also we know that lambda is equal to d. What is a d Broglie wavelength? Lambda. Lambda is equal to h upon mv. ठीक है, what is this v? This v is this one, है ना. Velocity, m is the mass, तो h अपॉन m मल्टीप्लाई अंडर रूट 2qv अपॉन m. इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा अंडर रूट 2m/qv. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लैम्डा इज इक्वल टू, क्या आ गया फॉर्मूला इसका, ये फॉर्मूला आ गया. यहां से जो हमें ग्राफ प्लॉट करना है दैट इज द ग्राफ बिटवीन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड 1 अपॉन अंडर रूट वी. अब मैं यहां से किस तरीके से 1 अपॉन अंडर रूट वी को इसके अपॉन में ला सकती हूँ, तो वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट वी इज इक्वल टू h अपॉन 2 अंडर रूट 2m/q. दो दिस इज इक्वल टू योर स्लोप, बिकॉज स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y अपॉन एक्स. तो अब यहाँ पर हमारा जो ये y एक्सिस है उस पर क्या आएगा लैम्डा, और x एक्सिस पे क्या आएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट वी हम प्लॉट करेंगे. अब मुझे ये बताओ इसका ग्राफ में सारी ही चीजें कांस्टेंट रहेंगी. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो लीनियर आता है. ठीक है, और ये इसका हो जाता है स्लोप. ठीक, अब हमें क्या बताना है, इसके स्लोप को देख के हमें बताना है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल. चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या आएगा, अगर मुझे ये बताओ, ये है आपका h अपॉन अंडर रूट 2m/q इज इक्वल टू स्लोप. ठीक है, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं 2m/q इज इक्वल टू स्लोप स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर स्लोप को देख के अपना मैग्नीट्यूड बता सकते हो, तो ये हो जाएगा चार्ज इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m और ये हो जाएगा स्लोप का स्क्वायर. सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड. चाहो तो आप स्लोप को किसी कांस्टेंट के टर्म में भी डिनोट कर सकते हो, लाइक z y, जो भी आप चाहो उसको आप अज्यूम करके यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया ये, एंड ग्राफ बने गया ये बिटवीन द लैम्डा एंड द अंडर रूट वी. और हम जानते हैं कि जब भी लैम्डा और 1 अपॉन अंडर रूट वी का जो ग्राफ है वो हमेशा ही इस तरीके का बनता है. तो हमने बना दी है स्लोप की वैल्यू, स्लोप होता है y अपॉन x, वो भी हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू द डिफरेंट वन. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की. एंड क्वेश्चन नंबर 13 से हमारे जो सेक्शन स्टार्ट होता है दैट इज सेक्शन सी, जिसमें सारे ही क्वेश्चन आएंगे हमारे 3 मार्क्स के. अब 13 क्वेश्चन में ए एंड बी पार्ट आपको दिए गए हैं. तो जिसमें पूछा है ए पार्ट में ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड in the z direction, and B में पूछा है derive an expression for the electric potential at any point along the axial line of an electric dipole. ठीक है, ये 2 तरह क्वेश्चन है. टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे 3 मार्क्स है. तो यहाँ पर जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो था आपका ए पार्ट जो है वो करेगा कैरी 1 मार्क एंड बी के लिए होंगे आपके 2 मार्क्स. तो अगर आपने सिर्फ ए पार्ट कर आए तो आपको सिर्फ वहां पर 1 ही मार्क मिलेगा. जो अगर आपने बी पार्ट किया अकेला तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और दोनों किए तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, चलो बात करते हैं इसके ए पार्ट की. तो ए पार्ट में आपको पूछा इक्विपोटेंशियल सरफेस और आपकी जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो z डायरेक्शन में. तो हम मान लेते हैं कि ये रहा आपका x, ये रहा y और ये रहा z. अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो z डायरेक्शन में है, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से होगी. और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वहां पर पोटेंशियल तो सेम रहता ही है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनता है, ड्रॉ होता है. तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा. तो इस तरीके का आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा इस
के लिए जहां पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म थी, तो आपका इक्विपोटेंशियल इस तरीके का ड्रॉ हो गया। आप क्या लिख सकते हो, ड्रॉ तो कर ही दिया, आपको पता होना चाहिए कि रीजन क्या है, क्योंकि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिल गए, अब 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन डन हो गया। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। तो चलिए देखते हैं इसके बी पार्ट, जिसमें पूछा है कि आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये क्वेश्चन भी ना हमेशा ही कभी इक्वेटोरियल लाइन के लिए, कभी एक्सियल लाइन के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये मालूम पड़ रहा है कि आपको इस चैप्टर में से ये डेरिवेशंस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका कुछ इस तरीके का होता है, -q +q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है आपकी 2a। फिर बोला गया है कि आपको एक पॉइंट अज्यूम कर लेना है इसके एक्सिस पर। तो अगर इसके एक्सिस पर अगर हम पॉइंट अज्यूम करें, हमने क्या अज्यूम कर लिया, p अज्यूम कर लिया। मान लेते हैं इसकी जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से, दैट इज r डिस्टेंस पर हमने एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया। जो भी मैंने चीजें बोली है ना कि let the dipole minus electric dipole having a distance of 2a, and now we are going to assume the point P from the center of the electric dipole। कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, एक्सिस पर। ये सारी चीजें आप लिखोगे। अब यहां से मुझे ये बताओ कि अगर ये पूरा 2a है तो इतना क्या होगा, a एंड a। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट q/4πε0r। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल। अब अगर बात करें यहाँ पर इस पॉइंट पर एक बार आपका पोटेंशियल आएगा इस -q चार्ज के कारण। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे। लेट अस अज्यूम v1 किसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -q। सिमिलरली v2 आप मान लो पोटेंशियल है आपका ड्यू टू चार्ज +q। ठीक है, तो ये v1 क्या होगा, v1 होगा q/4πε0, ये r। अब ये दो चार्जेस के बीच में जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो उनके बीच की डिस्टेंस आएगी। तो अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो आप कहोगे ये अगर यहां तक r है तो अब हो जाएगी r प्लस a। चार्ज क्या है यहाँ पर, -q है। सिमिलरली v2 क्या होगा, q/4πε0, ये पूरा r है, इस +q के कारण इतना a है, तो r से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, r - a हो गई। तो ये हो जाएगा r - a। अब बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां पर निकालना है आपको, एक्सियल लाइन के पॉइंट पर निकालना था, तो उसको बोल देते हैं एट पॉइंट P। तो V नेट हो जाएगा आपका V का, दैट इज V1 प्लस V2। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ द V1 एंड V2, दैट इज -q/4πε0। व्हाट इज R हियर, r + a प्लस q/4πε0 r - a। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दैट इज q/4πε0 आपने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा -1/r + a प्लस 1/r - a। और इसको आप अगर अच्छे सिंप्लीफाई वे में लिखोगे तो ये हो जाएगा q/4πε0, ये 1/r - a माइनस 1/r + a। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा r - a r + a, ऊपर बचेगा r + a माइनस r प्लस, तो ये r से r कट जाएगा, कितना ऊपर आ गया 2
2a, q पहले से ही है तो 2aq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज a माइनस b, a प्लस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a इज हेयर r, b इज हेयर a, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा है दैट p इज इक्वल टू द 2aq, क्या था ये? तो आप कहोगे ये तो डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। डाइपोल मोमेंट क्या था? p इज इक्वल टू 2aq, ठीक है। तो यहां पर हम ये रख देते हैं, तो अब फॉर्मूला कितना हो जाएगा नेट पोटेंशियल का एट पॉइंट P पर, दैट P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया नेट पोटेंशियल का। अब मान लेते हैं कि r जो है वो मच मच ग्रेटर देन a के लिए भी आप लिख सकते हो। अगर आपका जो r है वो मच ग्रेटर देन है a से, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, देन इट विल बिकम v नेट इज इक्वल टू द p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तब आपका ये जीरो कंसीडर, मतलब मान लो कि और इंफिनिटी उसके सामने छोटी सी वैल्यू का कोई मतलब नहीं है ना, तो इसीलिए वो हमने जीरो अज्यूम हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा अगर कंडीशन में बोला गया है कि r ग्रेटर देन a से है। तो ये पूरा डेरिवेशन हो गया है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया है। तो these two are expression. In this last expression there is a condition that r should be greater than the a, and this is a general formula for the electric potential at any point along the axial line of the electric dipole. So I think this question is clear to all of you. Now move to the next one. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। एंड ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये फिगर दिया गया था क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि आपके पास 2 क्लोज्ड लूप है, फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकेंड वन इज दिस वन, ठीक है। हम जानते हैं कि सप्लाई जब भी हमारी लगी होती है वहां से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ से करंट कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगा, हमने मान लिया उसको I1, और यहाँ से करंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगा जिसको हमने मान लिया है I2, ठीक है। अब इस 40 ओम रेजिस्टेंस में अगर हम देखें तो कितना करंट आएगा, देखो यहाँ से आ रहा है इसके पास I1, यहाँ से जा रहा है इसके पास I2, मतलब I2 की जो डायरेक्शन है वो ये है और I1 की डायरेक्शन ये है। तो नेट जो यहाँ पर करंट होगा वो कितना होगा, जिसका ज्यादा यहाँ पर सप्लाई है उसको उसमें से हम दूसरे वाले को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर I1 माइनस I2 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप में अब किरचॉफ्स लॉ में 2 रूल आते हैं, एक होता है करंट का, एक होता है वोल्टेज का। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं केवीएल, क्योंकि हमारे पास V के फॉर्म में सप्लाई वोल्टेज गिवन है। केवीएल क्या कहता है कि जितना भी एल्जेब्रिक सम है वोल्टेजेस का इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द जीरो, एल्जेब्रिक सम दैट इज इक्वल टू द जीरो फॉर किसके लिए, अब ये नहीं कि ओपन लूप है, क्लोज्ड लूप के लिए। तो पहला जो लूप है वो हमारा हो जाएगा, इसका नाम दे दो ABCDEF। तो क्लोज्ड लूप ये वाला फर्स्ट, तो इसका नाम होगा ABCDA, ठीक है। अब केवीएल लगाओगे यहाँ पर, केवीएल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जितना भी एल्जेब्रिक सम है किसका, वोल्टेज इसका, दैट शुड बी इक्वल टू द जीरो। तो पहला यहाँ पर वोल्टेज जो है वो है आपका सप्लाई वाला। अब यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए हमें ना साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कंसीडर में सोच के चलते हैं कि जहां से करंट जा रहा है और निकल रहा है, तो जहां से वो निकल रहा है ना करंट, जिस टर्मिनल से मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल से वो एंटर किया, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो पॉजिटिव का जो साइन है वो हम कंसीडर करेंगे, मतलब एग्जिट वाला साइन हम कंसीडर करेंगे। चाहो तो आप एंट्री वाले साइन लेकर चलना सारी जगहों पर, चाहे आप एग्जिट वाले, मैं एग्जिट वाला साइन लेकर चलूंगी। तो यहां से जब करंट I1 गया तो वो -2 प्लस गया है, तो मतलब +80 वोल्ट, V = IR होता है, ठीक है, IR। तो ये भी
प्लस माइनस, माइनस से बाहर निकल रहा है 20 ओम की रेजिस्टेंस से, तो 20i1 हो गया। 40 ओम के रेजिस्टेंस में प्लस माइनस, माइनस से बाहर निकल रहा है 40i1 माइनस i2। 40 ओम वाली ब्रांच में कितना करंट है, i1 माइनस i2 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द KVL। ये हो जाएगा 80 माइनस 20i1 माइनस 40i1 माइनस 40i2 विच इज इक्वल टू द 0, दैट इज 80 माइनस 60i1 माइनस 40i2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, क्या 20 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया, दिस इज योर इक्वेशन 1। एंड दो इक्वेशन के ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, कैलकुलेशन करने की 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड लूप की। तो सेकेंड लूप है हमारा DCFED। ठीक है, इसमें भी हम सप्लाई से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स 40 माइनस आएगा कि प्लस यहां से गया, ठीक है, निकल रहा है प्लस से, तो प्लस 40i1 माइनस i2 प्लस माइनस दैट इज माइनस 10i2 इज इक्वल टू द 0। ये हो जाएगा 40 प्लस 40i1 माइनस 40i2 माइनस 10i2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 40 प्लस 40i1 माइनस 50i2 इज इक्वल टू 0। आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से 10 बाहर निकाल सकते हो। 10 बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4i1 माइनस 5i2 इज इक्वल टू द 0। ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन 1 और यहां तक आपको मिल चुके होंगे 2 मार्क्स। अब ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स का यूज करना है, तो पहले हम ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। 4 माइनस 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन इज 4 प्लस 4i1 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर किस किस जगह पर आपके अपोजिट साइंस है, तो आपको दिख रहा है कि i1 प्लस माइनस i2। आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले हम कोशिश करते हैं i1 को, किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई सारे ये जो कांस्टेंट है इनको इक्वल बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर i1 के जो कांस्टेंट है उनको हम इक्वल बनाने के लिए इक्वेशन पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़े, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले वेरिएबल से, दैट इज 4, यहां पर कर देंगे 3। तो अब ये वाली टर्म जो है ना वो कैंसिल आउट होगी। देखिए कैसे, 16 माइनस 12i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू द 0। फिर यहां पर आएगा 12 प्लस 12i1 माइनस 15i2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, हमने यहाँ पर बराबर कर ली है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द 4 एंड 3। 4 किस में मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट इक्वेशन में, 3 किस में किया है, सेकेंड इक्वेशन में। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दीज 2 इक्वेशन। जब ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा माइनस का साइन, ग्रेटर का साइन आ गया, 7i2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपकी जो i2 की वैल्यू है वो आएगी 4 एम्पियर। कितनी आ गई, 4 एम्पियर आ गई। सॉल्व करोगे 4 एम्पियर आएगा। i1 की वैल्यू निकालनी हो तो आप इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही आप इसमें पुट करोगे इसकी वैल्यू i2 की, तो कितनी आएगी, 4 माइनस 3 इंटू i1 प्लस 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 0 माइनस 3i1 प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से भी i1 की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। तो i1 एंड i2 तो बराबर आ गए। अब क्या पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है 40 ओम एंड 20 ओम। 40 ओम में अगर करंट निकालोगे तो कितनी है, i1 माइनस i2 है। अब दोनों ही वैल्यू सेम है, तो 40 ओम में जो आपका करंट होगा वो कितना होगा, i1 माइनस i2।
मतलब 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू द 0। अब किस में और निकालना रह गया है, इस 20 ओम में, 20 ओम में है I1, 20 ओम में कितना होगा, करंट I1 फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स 4 एम्पियर। तो आपने दोनों में करंट निकाल दिया। अब जाके आपको यहाँ पर पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप जब इसको अच्छे से करोगे, कैलकुलेशन अच्छे से करोगे, तो आई थिंक जल्दी भी कर पाओगे बाय डूइंग अ प्रैक्टिस। ठीक है, चलो यहाँ पर हो गया फिनिश आपका ये 3 मार्क्स कंप्लीट।